आइए आज फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मात्रक तथा मापन। इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको एनसीईआरटी की बुक को तो मैं कवर करूंगा ही करूंगा, साथ में जो साइड बुक्स में भी जो चीज़ें दी हुई हैं, जो हेडिंग्स दी हुई हैं, उन सबको भी अधिकतम कवर करने की कोशिश करूंगा। और तमाम प्रकार के लेखक हैं, तमाम प्रकार की किताबें हैं, और लेकिन फ़िलहाल मेरी कोशिश रही कि मैक्सिमम पार्ट साइड बुक्स का भी मैं कवर करूं, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स को भी मैं सॉल्व करके आपको देता हूं और आगे देता भी रहूंगा। सेकेंड ईयर के क्लासेस पहले से चल रहे हैं, आप लोगों का क्लास अभी स्टार्ट हुआ है। तो पहला चैप्टर आप लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक जगत आप लोगों ने पढ़ा, और उसमें दो तीन चीज़ें ज़रूर याद रखनी चाहिए। कोई आविष्कार या और आविष्कारक या कोई सिद्धांत है, उस सिद्धांत वह सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है या कोई वैज्ञानिक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। दो चार चीज़ें कभी कभार एक नंबर में वो एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो आइए हम चलते हैं मात्रक एवं मापन। प्राचीन काल में, जब या पाषाण काल कह लीजिए या पूरा पाषाण काल कह लीजिए, उस समय मानव खानाबदोश जीवन व्यतीत करता रहा होगा, पशुवत जिंदगी व्यतीत करता रहा होगा, और उस समय सामान्यतया उसके पास इतनी बुद्धि नहीं रही होगी कि वह मापन करे। जैसे पशु रहते हैं, पशुओं को भी किसी मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन लोगों का भी अपने मेजरमेंट का टाइम है, वो भी समय का कहीं ना कहीं ध्यान रखते हैं। शाम होने वाली है या सुबह होने वाला है, सुबह होता है तो मुर्गा बाग देने लगता है या अन्य सभी चीज़ें, वो भी अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ उनका भी अपना कुछ पैरामीटर होगा जिसके सहायता से वो समय का मेजरमेंट करते होंगे, और भी कुछ होगा, लेकिन उनका मेजरमेंट उतना शार्प नहीं है, उतना सुग्राही नहीं है जितना कि मनुष्य है। ये मापन ही ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। टाइम का मेजरमेंट, मास का मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट, और भी इसी तरह से तमाम प्रकार के मेजरमेंट्स ने आदमी को सूक्ष्माति सूक्ष्म बनाया है और आदमी को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आप बैठ करके अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन लेकर के और उससे आप टीवी इत्यादि उसमें देखते हुए तुरंत घटनाओं का, विश्व में कब कौन सी घटना घटित हो रही है वो तुरंत आपके पास आ जा रही है। ये सब मापन की ही देन है। यदि हम मेजरमेंट नहीं किए होते या मेजरमेंट के प्रति, मापन के प्रति सेंसिटिव नहीं होते, तो ये सब चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। तो आइए मापन की आवश्यकता को जरा हम लोग समझें, फिर इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मेजर करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है, और मापन में मुख्यतया दो चीज़ें आती हैं। एक आता है मात्रक और दूसरा आता है आंकिक मान, अंक वाला मान या संख्यात्मक मान। आंकिक मान को जो है हम बोलते हैं संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू। मात्रक को बोला जाता है यूनिट। इस यूनिट का मतलब, यूनिट कहा जाता है, यूनिट का मतलब एकांक से भी होता है या एक अंक से भी होता है, इस यूनिट का मतलब जो है। और ये आंकिक मान, संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, NUMERICAL, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मापन में एक मात्रक की आवश्यकता होती है, दूसरा आंकिक मान। यदि
कोई भौतिक राशि हो जिसका आंकिक मान, या भौतिक राशि कोई ऐसी नहीं होगी, राशियां तो कई प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि, फिजिकल राशि जिसमें लंबाई हो या जिसमें द्रव्यमान हो, जिसको हम स्पर्श कर सकते हों, जिसको हम अनुभव कर सकते हों, या जिसका मेजरमेंट संख्या के पदों में किया जा सकता हो, उन सभी चीज़ों को जो है भौतिक राशियां कहा जाता है। सामान्यतः कहा जाए मैं बहुत खुश हूँ, तो बहुत खुश हूँ का क्या मतलब है? इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो दी नहीं जा सकती है। एक क्वालिटेटिव चीज़ है, गुण वाली चीज़ है, इसको अंकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता फिलहाल। तो आइए, जो भौतिक राशियों के मेजरमेंट में पहले मात्रक और दूसरा आंकिक मान। मात्रक किस प्रकार बनाया गया? गांव में आप देखते होंगे कि लोग अनाज का आदान प्रदान करते होंगे, और फिलहाल गांव में जो सिस्टम होता था कुछ दिनों तक, पहले तक, या आज भी अभी भी है, मैं तो मार्केट जाता हूं तो अभी भी देखता हूं कि ईंट के वो बाट बनाए हुए हैं, उसी ईंट से तौल देते हैं, ले लीजिए 1 किलो हो गया, ये आधा किलो हो गया, ये जैसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन गांव का जो बाट देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। वो अपना ईंटे का बाट बनाए रहते हैं, उनका अपना तराजू विशेष तरीके का होता है, बहुत स्टैंडर्ड नहीं होता है, और वो उसी ईंटे के तराजू से तौल करके, मान लीजिए किसी को चावल देना है, 10 बार तौल करके दे दिया, भले उस ईंटे का द्रव्यमान 2.5 किलोग्राम है, तो क्या हुआ, उसको उसकी यूनिट ही ईंट ले लेते हैं कि 10 ईंट हमने तौल करके दिया। एक आदमी ने 10 ईंटे से तौल करके, और सपोज दैट कि गेहूं किसी को दिया, तो 10 ईंट गेहूं दे दिया। जो 10 बनाया गया ईंट जो बोला जाता है, वह तो ईंट मात्रक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक ईंट को स्टैंडर्ड चुन लिया है। एक ईंट को उसने स्टैंडर्ड चुना, मानक मान लिया कि यह एक ईंट है। हम जो द्रव्यमान को नापेंगे वह ईंट में ही मापेंगे और किसी चीज़ में नहीं नापेंगे। तो एक ईंट हमने गेहूं दिया, 10 बार माप दिया, तो 10 ईंट हो गया। पता चला उसका जो ईंट था किसी दूसरे ईंट विक्रेता के यहाँ से था, और जो आदमी ले गया था सामान, वह अपने यहाँ किसी दूसरे ईंट विक्रेता से ईंट लिया है। कहने का मतलब है कि उसका ईंट इसके ईंट के समान नहीं है। तो 2 कंडीशन हो सकती है कि या तो उसका ईंट इससे बड़ा हो, या तो उसका ईंट इससे छोटा हो। कभी कभी ज़्यादा चालाकी में जब लोग आते हैं तो वह अपना ईंट छोटा कर दिया, या पतला वाला ईंट लाया, ऐसा ईंट लाया जो थोड़ा ही कम हो। सामान्यतः ईंटों की साइज़ तो आजकल लगभग बराबर होती है, लेकिन द्रव्यमान सबका भिन्न भिन्न होता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंतर रहता है। लेकिन फिलहाल पुराने ज़माने में जब कोई ईंट बना करता था, ईंट की भी कई प्रकार के होते हैं, कई साइज़ के बनते हैं। तो कोई छोटे साइज़ वाला वो ईंट लाया, वो, और ये श्रीमान जी उनके यहाँ गए ईंट गेहूँ लेने के लिए, तो उसने क्या किया कि अपने ईंट से तौल करके दे दिया। तो उसने तौला तो कहा कि भाई हम 10 ईंट लाए थे, 10 ईंट आप हमको दे रहे हैं। तो फिर दोनों लोगों में यहाँ पे कलह उत्पन्न हो जाती है। कलह इसलिए उत्पन्न होगी कि वो कहेगा कि अरे हमने अपने बड़े वाले ईंट से दिया था, वो कहेगा कि मेरा ईंट यही है, मेरे यहाँ यही है, मैं इसी से दूंगा। इस प्रकार से जब तक मात्रकों में इनका ईंट बड़ा, उनका ईंट छोटा, मात्रकों में जब तक एक रूपता नहीं बनेगी, तब तक इस समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। इसके लिए वैज्ञानिक क्या किए? वैज्ञानिक एक जगह इकट्ठे हुए, और एक जगह इकट्ठे होकर के उन लोगों ने एक निश्चित माप बनाई। सभी देशों के वैज्ञानिक एक जगह इकट्ठे हुए। वैज्ञानिक एक जगह इकट्ठे होकर के किसी ने कोई सपोज दैट कि किलोग्राम को ही लेना है, 1 किलोग्राम को डिफाइन करना है, तो कोई वैज्ञानिक उठा होगा और उठ करके बताया होगा, मान लिया होगा कि यह 1 किलोग्राम है। सपोज दैट कि यह 1 किलोग्राम है। कोई ये खड़ा होकर के बताया होगा कि यह 1 किलोग्राम है, तो सभी वैज्ञानिक समर्थन किए होंगे, यस यह 1 किलोग्राम है। इसको हम सभी लोग आज की तिथि से 1 किलोग्राम मानेंगे।
तो उस तिथि से वह वस्तु 1 किलोग्राम जानी जाने लगी हुई होगी। जैसे ये कोई वस्तु है, अभी आपने जिस वस्तु को दिखाया, तो अब यह एक था, एक लिया गया था तो इसको एक मान लिया गया। इसको यूनिट भी बोला जाता है, यूनिट का मतलब 1, और इसकी हिंदी होती है मात्रक। इसको एक मान लिया गया, लेकिन इसका नामकरण भी कर दिया गया। क्या, कौन सा नाम दिया गया? किलोग्राम, किग्रा। तो 1 किलोग्राम को ही यूनिट कहा जाता है, मात्रक कहा जाता है। यदि एक नहीं भी लिखा जाए, केवल किलोग्राम लिखा जाए, किलोग्राम लिखने का सेंस ही होता है 1 किलोग्राम। तो किलोग्राम जो हो गया, ये किलोग्राम जो हो गया, ये मात्रक हो गया। आंकिक मान, ये इसके पहले एक जो अंक आया है, यह आंकिक मान कहलाता है। सपोज दैट ढेर सारी कोई वस्तु है और कह दें कि 20 किलोग्राम, कहीं कोई वस्तु है वो 20 किलोग्राम है। इस 20 किलोग्राम का मतलब क्या है? 20 किलोग्राम का मतलब ये है कि उसमें से ये जो आपने स्टैंडर्ड मात्रक बनाया था, स्टैंडर्ड को हिंदी में बोला जाए, अंग्रेजी में एक शब्द होता है स्टैंडर्ड, और उसका हिंदी होता है मानक, मानक मान। तो आपने जो मानक मान रखा कि यह 1 किलोग्राम है, चूंकि सभी, मानक मतलब स्टैंडर्ड, चूंकि सभी देशों के वैज्ञानिक वहाँ पर एकत्रित हैं, सब लोगों ने माना, इसलिए उसको कह दिया गया वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। किसी एक ने बताया कि इतना होना चाहिए, सभी ने समर्थन किया, तो वह स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई। तो अब कहीं पर है कोई 20 किलोग्राम की वस्तु है, 20 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ कि उस 20 किलोग्राम में यह 1 किलोग्राम का मात्रक 20 बार समाहित है। या जब तौल के करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके 20 किलोग्राम की वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके तराजू पर तौलेंगे, तो वह 20 बार या 20 यूनिट समाहित है उसमें। यूनिट मतलब 1 किलोग्राम 20 बार इसमें समाहित है। आशा है कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से ये 20 किलोग्राम में जो है 20 किलोग्राम या 20 किलोग्राम जो लिखा जाता है, इस 20 को बोला जाता है आंकिक मान। आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू या संख्यात्मक मान। और किलोग्राम जो नाम ले लिया गया कि यह किलोग्राम में ही नापा जाएगा, तो यह किलोग्राम मात्रक कहलाता है। अभी यदि शुरुआती दौर में इसको किलोग्राम नहीं कहा गया होता, जैसा कि अभी मैंने पहले के एग्जाम्पल में बताया कि गांव वाले आदमी ने ईंट में तौल करके दे दिया, उसको ये नहीं कहा कि किलोग्राम है, कहा कि 10 ईंट मैं गेहूं दे रहा हूं, तो उसने अपना स्टैंडर्ड मात्रक ईंट रखा। तो शुरू में जो नामकरण ये कर दिया जाता है, ये नामकरण इंपॉर्टेंट होता है। चूंकि शुरू में किलोग्राम कह दिया गया, इसलिए यह किलोग्राम में आज तक हम लोग मापते चले आ रहे हैं। शुरू में यदि इसको लीटर दे दिया गया होता कि यह 1 लीटर है, तो हो सकता है कि बाद में ये लीटर ही चलता। तो जो शुरुआती में नामकरण हो गया, जो शुरुआत में नामकरण हो गया, वही नामकरण आज भी चलते हुए आ रहा है। तो अब आप आंकिक मान से भी परिचित हो गए और उसके मात्रक से भी। किसी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक, दूसरा आंकिक मान। आंकिक मान यह बताता है, किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान यह बताता है कि उसमें उसका मात्रक कितनी बार समाहित है। जैसे 20 किलोग्राम का मतलब हुआ कि इसमें इसका मात्रक मतलब 1 किलोग्राम, इसमें इसका मात्रक 20 बार समाहित है। अब आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं आंकिक मान और उसमें मात्रक में किस प्रकार का संबंध होता है। मान लीजिए कोई दूरी है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 1 मीटर है। आप जानते हैं कि मीटर जो पैमाना होता है वो बड़ा होता है, तो यह 1 मीटर है। इसी दूरी, इतनी ही दूरी को, यह पॉइंट ए ले लीजिए, इसको पॉइंट बी ले लीजिए, इतनी ही दूरी को कोई कहेगा 100 सेंटीमीटर। क्यों?
क्योंकि सेंटीमीटर का जो यूनिट होता है ये छोटी होती है। यूनिट मतलब इकाई। 1 सेंटीमीटर कुछ इतना बड़ा होता होगा और 1 मीटर इतना बड़ा होता होगा। जब मात्रक बड़ा, ये मीटर जो है मात्रक है, जब मात्रक बड़ा हो जा रहा है तो इसका आंकिक मान क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। मात्रक बड़ा, मीटर बड़ा है तो आंकिक मान 1 है। अगर मात्रक छोटा ले लिया गया, 1-1 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे किया गया, तो इस तरीके से इतने में ही ये 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। यही मात्रक 100 बार इसमें समाहित हो जाएगा। अर्थात मात्रक को छोटा करने पर उसका आंकिक मान बड़ा हो जाता है, मात्रक बड़ा करने पर आंकिक मान छोटा हो जाता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को सामान्यतया आंकिक मान को n से डिनोट किया जाता है। n मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पर मात्रक को स्मॉल u से डिनोट किया जाता है। ध्यान दीजिए, मात्रक लिखा हुआ यहाँ u है, u का मतलब यूनिट, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। न्यूमेरिकल वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 यूनिट। या इसको हिंदी में लिखना हो तो लिखा जाएगा आंकिक मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंकिक मान इज प्रोपोर्शनल टू 1/मात्रक। मात्रक आंकिक मान को n से, और इसको या n इंटू यू, एन यू ऐसे लिखिए। फिर इतना इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के बटे यू, जहाँ के जो है क्या है? ये नियतांक है, यानी नियत है। कोई 1 मीटर कहे तो भी वही हुआ, और कोई 100 सेंटीमीटर कहे तो भी वही हुआ। दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर एन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। यदि मात्रकों की पद्धति बदल दी जाए, अभी मैं बताऊंगा सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम। हालांकि आप जानते होंगे कि एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, अभी कुछ देर बाद मैं बताने वाला हूं आपको। फिलहाल आप समझिए, मात्रकों की पद्धतियां बदल देने पर भी इस लंबाई पर कोई, इसको मीटर में नाप रहे हैं तो यह एमकेएस पद्धति है, इसको सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो यह सीजीएस पद्धति है। मात्रकों की पद्धतियां बदल देने पर भी इसके इस कांस्टेंट के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि एक पद्धति में मात्रक u1, एक पद्धति में मात्रक तथा आंकिक मान क्रमशः u1 तथा n1 हों, और दूसरी पद्धति में u2 तथा n2 हों, मात्रक जो है u और आंकिक मान n, u1 तथा यहाँ पर होगा n1 हों, तथा दूसरी पद्धति में u2 तथा n2 हों, तब क्या हो जाएगा? n1 इंटू u1 आंकिक मान गुणे यूनिट पहली पद्धति में बराबर n2 इंटू u2, यह होता है। इसको याद रखिएगा, ये आगे काम में आएगा। आशा करता हूं कि इसको आप समझ रहे होंगे। अर्थात ये n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, अर्थात किसी, गलत हो गया, किसी भौतिक राशि तथा उसके मात्रक का
गुणनफल नियतांक होता, किसी भौतिक राशि तथा उसके मात्रक का गुणनफल नियतांक होता है। जैसा आपने देखा n1 u1 n2 u2 ये सभी नियत अंक, उसका मान बदलता नहीं है। ओके होगा। आइए अब दूसरी हेडिंग पे चलते हैं, राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण। कैसे किया जाता है राशियों मात्रकों का वर्गीकरण? जैसे आप जानते हैं कि अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स 26 ही हैं, ए से लेकर जेड तक, और उससे तमाम ढेर सारी किताबें लिखी गई हैं। उसकी डिक्शनरी भी कितनी मोटी आप देख चुके होंगे। विश्व में तमाम किताबें लिखी गई होंगी। उसी तरीके से फिजिक्स में मूल राशियां भी केवल 7 ही मानी जाती हैं, 7, और 2 पूरक राशियां मानी जाती हैं। आप कहेंगे मूल राशियां किसे कहते हैं? मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किन्हीं दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। अर्थात उनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि का सहारा लेना नहीं पड़ता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। समय का मेजरमेंट सेकंड में किया जाता है, द्रव्यमान का किलोग्राम में चाहे ग्राम में, लंबाई का मीटर में या सेंटीमीटर में। लेकिन इन सबों को बताने के लिए दूसरे भौतिक राशि को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको कह दिया जाए घनत्व का मेजरमेंट करना है, घनत्व आप जानते होंगे, घनत्व कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व को बताने के लिए आपको द्रव्यमान की भी बताने की भी आवश्यकता है और आयतन बताने की भी आवश्यकता है। इन 2 भौतिक राशियों को बताने की आवश्यकता है, तब जाकर के आप घनत्व बताएंगे। किसी वस्तु के एकांक आयतन का मान जब 1 हो जाए तो ऊपर जो द्रव्यमान होगा यह द्रव्यमान ही घनत्व के बराबर होगा। अर्थात किसी वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान उसके घनत्व के बराबर होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि घनत्व को बताने के लिए 2 भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, एक द्रव्यमान और दूसरा आयतन। इस प्रकार घनत्व को जो हम बोले हैं, घनत्व को हम बोलेंगे कि यह व्युत्पन्न भौतिक राशि है या यह व्युत्पन्न राशि है। अर्थात इसको व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां में मूल मात्रक, मूल राशियां एवं मूल मात्रक वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं
कामा मूल राशियां कहलाती हैं। यह भी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं तथा मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसके बाद से व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक, इसमें लिखा जाएगा जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यही 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हैं और 2 पूरक राशियां हैं। फिलहाल उनके बारे में बाद में बताया जाएगा। ये मूल राशियां मूल मात्रक हो गए। अब व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों की मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है या मूल भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती है, कामा व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, बल, कार्य, घनत्व, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इत्यादि। गतिज ऊर्जा इत्यादि। इन 7 के अलावा और सभी जितनी भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक जो है वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे और वे सभी राशियां जो है व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इसमें एक पॉइंट छूटा, क्या कि जैसे मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर लिख दिया जाएगा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। पता नहीं इस कैमरे के कवर रेंज में आएगा कि नहीं। इस पे यहाँ पर व्युत्पन्न
भौतिक राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कुछ निकाल करके मैं बता दूं, चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अरे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए आप घनत्व का निकालना चाहते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, आप परिचित हैं इससे, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा मीटर की घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे भी लिखा जाता है मीटर पर सेकंड, ऐसे, या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब को ऐसे भी लिखा जाता है किलोग्राम ऐसे, और इसके बाद से जो है मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आइए हम देखते हैं मात्रकों की पद्धतियाँ, कौन कौन सी पद्धतियाँ विकसित थी, इसके बारे में आप जानते हैं। थोड़ा सा हमको बताने दीजिए, या कई बच्चे हो सकता है न जानते हों, बताया ही जाता है वैसे। एक होता है CGS पद्धति, CGS, आगे सिस्टम लिखा जाता है SYSTEM, या CGS पद्धति। इसको बोला था फ्रेंच सिस्टम, SYSTEM पद्धति की इंग्लिश सिस्टम ही होती है, तो इसको फ्रेंच सिस्टम बोला जाता है, CGS पद्धति। इसके बाद एक आता है MKS पद्धति, MKS पद्धति। MKS पद्धति को बोला जाता है मेट्रिक सिस्टम। और इसके बाद एक होता है FPS पद्धति, FPS पद्धति। इसको बोला जाता है ब्रिटिश सिस्टम, BRITISH जो इंग्लिश में यूज़ करते हैं। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकेंड। तो शुरू में केवल 3 ही प्रकार की भौतिक राशियों को मापने की आवश्यकता पड़ती थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। वैद्युत धारा का हमको कोई ज्ञान नहीं था। प्रकाश का हमें ज्ञान था, लेकिन प्रकाश की तीव्रता का मेजरमेंट हम नहीं करते थे। टेम्परेचर का मेजरमेंट शुरुआती दौर में या प्राचीन काल में नहीं किया जाता होगा, बाद में धीरे धीरे विज्ञान डेवलप किया गया हो तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए थर्मामीटर बनाया गया होगा, करंट के मेजरमेंट के लिए मीटर बनाया गया होगा। इसी तरह से और सभी चीज़ें विज्ञान के डेवलप करने के बाद, लेकिन शुरुआती दिनों में यही तीनों पद्धतियाँ थी, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम। तो इसमें एक होता है यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान और ये हो गया समय। लंबाई का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं CGS सिस्टम में? C का मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, शॉर्टकट में लिखा जाता है सेमी, अंग्रेजी में लिखा जाता है CM, जो भी हो। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, नहीं, जी का मतलब होता है ग्राम।
स्मॉल जी से। समय, समय का मतलब सेकेंड, स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। कई लोग SEC भी लिखते हैं। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। सीजीएस पद्धति में कहीं आप जाएं, 1 किलो आलू खरीदना हो तो आप कहेंगे 1000 ग्राम आलू हमें दीजिए। जब सीजीएस पद्धति में आप जाएंगे तो वैसे भी आप आधा किलो न मांग के कहते हैं 500 ग्राम आलू दीजिए। तो 500 ग्राम आलू जब का ग्राम में जब में बोलते हैं तो आप सीजीएस पद्धति में बोल रहे होते हैं। समय का होता है सेकंड। एमकेएस में, एमकेएस पद्धति में लंबाई का जो मेजरमेंट किया जाता है, ये लंबाई है, एमकेएस पद्धति दोनों के सामने आइए। एम का मतलब होता है मीटर, इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है किलोग्राम। किलोग्राम शॉर्टकट में लिखा जाता है किग्रा और एक केजी लिखा जाता है ऐसे। तो और यस का मतलब इसमें भी सेकंड ही होता है। और आइए FPS फुट, पाउंड और सेकंड। सेकंड का टाइम है तो टाइम को S से और फुट को कैसे डिनोट किया जाता है? फुट जब लिखना होता है तो फुट ही लिखते हैं, और नहीं 4 फुट लिखना है तो 4 फुट ऐसे लिखा जाता है, और 3 इंच लिखना है तो डबल ऐसे कर दिया जाता है। यह फुट को बतलाता है और यह जो है इंच को बतलाता है। फिलहाल आप इसको जानिए, 4 फुट लिखना है तो फुट लिखिए या ऐसे लिखिए। पाउंड, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पाउंड कैसे लिखा जाता है? पाउंड को जैसे ग्राम को G से, किलोग्राम को kg से, पाउंड को P से डिनोट नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। पाउंड को जो का मात्रक जो होता है स्मॉल LB लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप सीखे यहाँ पर कि एमकेएस पद्धति में, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड। तो ये फुट, पाउंड और सेकेंड, जैसे हम लोग इधर मेजरमेंट करते हैं आजकल, तो हम लोग भी ज़मीन जैसे कहीं आदमी जाता है खेत वगैरह खरीदने तो कितने बाई कितने का है, यह फुट में ही आजकल खासकर बोला जाने लगा है। फ़िलहाल इंडिया का मेजरमेंट जो है मीटर का है, मीटर में बोला जाता है। और भी तमाम पैमाने हैं। फ़िलहाल कपड़े उपड़े की लंबाई जो है हम लोग फुट में ही मापते हैं। या ब्रिटेन साइड में, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटेन साइड में जो लंबाई का मेजरमेंट जो है वो फुट से ही किया जाता है। पाउंड, हम लोग जाते हैं मार्केट में सब्जी खरीदने, कहते हैं कि 1 किलोग्राम दे दो, किलोग्राम या ग्राम का प्रयोग करते हैं। वो मार्केट में जाते हैं, ये जो 1 पाउंड होता है आधा किलोग्राम से थोड़ा कम होता है, यानी 2 पाउंड लेंगे तब जा कर के लगभग 1 किलोग्राम कोई आपकी सब्जी होगी, उससे थोड़ा कम ही होगी। तो यह पाउंड होता है। तो वहाँ पे वो जब मार्केट में जाते हैं तो किलोग्राम में न मांग करके पाउंड में मांगते हैं, और उसके बाद से समय का मेजरमेंट वो भी सेकंड में। अब यह है कि सेकंड से मिनट, मिनट से घंटा कैसे है। फिलहाल ये मूल मतलब इन पद्धतियों में समय को मापने का जो है ये मात्रक सेकंड ही है। तीनों भी पद्धतियों में समय को मात्रक मानने का मात्रक जो है, लिखने का मात्रक जो है सेकंड ही है। लेकिन केवल इन्हीं तीनों पद्धतियों से हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें वैद्युत धारा आ गई है, टेम्परेचर आ गया है, ताप का मेजरमेंट आ गया है, और भी ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन सबों का मेजरमेंट के लिए एमकेएस पद्धति का ही विस्तार किया गया। सभी देश के वैज्ञानिक एक जगह बैठे और एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाए। वह इंटरनेशनल सिस्टम में
भौतिक राशियों को, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, इसके बाद वैद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, और ऐसे ही। तो उसके बारे में भी मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, उसको ज़रा गौर से लिखने की या समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। एक होता है, केवल लिखा जाता है SI, सिस्टम इंटरनेशनल। फ्रेंच की कुछ भाषा ऐसी होती है, उसमें डी शब्द का खूब प्रयोग होता है, और वो हम लोगों की समझ के बाहर है। फिलहाल SI जो लिखा जाता है, इसका मतलब SYSTEM, सिस्टम, INTERNATIO, यह स्मॉल डी से ही शुरू होता है, यूनिट्स इसका पूरा नाम होता है। आप शॉर्टकट में इसको इंटरनेशनल सिस्टम कह सकते हैं, SI इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें अभी मैंने बताया मूल राशियां कितनी हैं, जितनी मूल राशियां हैं और उनके मूल मात्रक हैं, सबको एक जगह मैं कलेक्ट किए दे रहा हूँ। यहाँ पर मूल राशियां और ये हो गया मूल मात्रक। इसके आगे आप एक शब्द और लिख सकते हैं, विमीय सूत्र। ये विमीय सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बाद में जानकारी देंगे, इसी चैप्टर में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको लिखा दे रहा हूँ। जब मैं बताऊँगा इसी चैप्टर में तो उसको किया जाएगा। ये देखिए मूल राशियाँ जो हैं, पहले आइए मूल राशियों को लिख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, एक तो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब इस लंबाई का मात्रक जो है किलोग्राम की अरे मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, सॉरी, रियली सॉरी, ये दिमाग मेरा कहाँ चला गया। आइए, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन। हालांकि हम लोग डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर केल्विन में लिखा जाएगा परम ताप के पदों में। और वैद्युत धारा का होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का जो होता है मोल होता है, मोल। अब मीटर को का विमीय सूत्र, मीटर लंबाई है ना, लंबाई है, तो लंबाई का विमीय सूत्र होता है L, लेंथ। द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान को बोला था मास, और मास का जो विमीय सूत्र होता है M। समय का टाइम को बोला था कैपिटल T से। ताप का केल्विन, पहले किताबों में थीटा लिखा जाता था, लेकिन NCERT की बुक्स में ये लिखा गया है कि केल्विन को K से, या टेम्परेचर को K से डिनोट किया। वैद्युत धारा एम्पियर में मेजरमेंट किया जाता है, तो वैद्युत धारा का इलेक्ट्रिक करंट होता है इंग्लिश, लेकिन ई नहीं होगा, इसका जो होगा वैद्युत धारा का ये विमीय सूत्र जो होता है
या ए होता है ज्योति तीव्रता का लिखा जाता है CD, और पदार्थ की मात्रा का इसको लिखा था मोल, केवल 3 अक्षर में। हालांकि मोल MOLE होता है, लेकिन केवल MOLE। विमीय सूत्र, ये पदार्थ की मात्रा का विमीय सूत्र है। ये सभी चीज़ें हैं, मूल राशियाँ, मूल मात्रक, ये 7 मूल राशियाँ हैं। आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ये देखिए मेरे से गलती हुई, उसको नहीं लिखना चाहिए ना, अभी मैं 8 बना दे रहा था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ये सेवेंथ, ये मूल राशियां हैं। कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनके बिना काम नहीं चलने वाला, तो उनको, वो भी मूल राशियों जैसे ही मानी जाती हैं, उनको पूरक राशियां कहा जाता है। पूरक राशियां, पूरक राशियां, ये पूरक राशियां हैं। एक तो होता है समतल कोण, समतल कोण। समतल कोण का मेजरमेंट जो है, समतल कोण का मेजरमेंट ये रेडियन में किया जाता है। आप लोग अंश में करते हैं और लिखा जाता है इसको रेडियन। और एक होता समतल कोण, जो आप लोग, वह कोण जो आप लोग अपने कागज़ पर, अपने कापियों पर बनाते हैं चाँदी की सहायता से। और एक होता है घन कोण, ये 3 डायमेंशनल कोण होता है। इसको मापा जाता है रेडियन में, इसको रेडियन में नापा जाता है। तो समतल कोण को परिभाषित, घन कोण को परिभाषित मैं कल करूँगा। और इसके बाद का जो है लेक्चर कल के लिए होगा। पहले इन सब चीज़ों को खासकर ये इसके मात्रकों को आप लोग याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। विमीय सूत्र को अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ये चलेगा। समतल कोण पर बात, लंबाई, मीटर को कैसे परिभाषित किया जाता है, किलोग्राम को कैसे परिभाषित किया जाता है, इन सबको 1 बाय 1 कल परिभाषित करूँगा, बताऊँगा। हालांकि परिभाषित करने की कई मेथड्स हैं, लेकिन जो लेटेस्ट मेथड है केवल उनका, क्योंकि ये सब मीटर की परिभाषा आप लोग हाई स्कूल में सीख लिए हो कि मीटर वह पैमाना है जो कहीं पर रखा हुआ है। कहाँ, फ्रांस में कहीं पर रखा गया है, कोई जगह है वहाँ पर रखा गया है। उसकी विशेषता यह है कि उस पर टेम्परेचर का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता, या टेम्परेचर पड़ने पर उसकी लंबाई बढ़ती घटती नहीं है, उसमें जंग नहीं लगता है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें। फिलहाल इन सबों की मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, टेम्परेचर, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला, मोल, इन सब की परिभाषाओं को मैं कल, स्टैंडर्ड परिभाषाओं को कल बताऊंगा। और साथ में समतल कोण, घन कोण के बारे में बताऊंगा। यदि संभव हुआ तो उसके आगे भी मैं बढ़ूंगा।